सहिष्णुता की सियासत पर बातचीत के लिए बीजेपी से रिचपाल सिंह जी कविया हमारे साथ होंगे, कांग्रेस से सुनील शर्मा जी हमारे साथ होंगे, समाजशास्त्री राजीव गुप्ता जी और संघ विचारक सुरेश उपाध्याय जी बातचीत में हमारे बीच होंगे। चलिए एक रिपोर्ट का रुख करते हैं, उसके बाद चर्चा के दौर को आगे बढ़ाएंगे। दादरी कांड, FTII, लेखक सुधीर कुलकर्णी, कन्नड़ लेखक MM कलबुर्गी की हत्या और हरियाणा में दलित के घर में घुसकर लगाई आग में मरने वाली घटना के बाद देश में बढ़ती असहिष्णुता और हिंसा को लेकर सियासत और सियासी बयानबाजी जोरों पर है। बिहार चुनाव से लेकर संसद और राष्ट्रपति भवन तक असहिष्णुता का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस बीच बॉलीवुड स्टार शाहरुख का ताजा हालात पर दिया गया बयान विवादों से घिर चुका है। अपने जन्मदिन पर देश के हालात, सहिष्णुता और सांप्रदायिकता को लेकर शाहरुख खान का रुख तल्खी वाला रहा। शाहरुख ने जहां अपने मांस के जायके को धर्म से जोड़कर ना देखने की नसीहत दी, तो उनके मुसलमान होने पर किए जाने वाले सवालों को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। खान ने देश में असहिष्णुता के माहौल का जिक्र करते हुए विरोध में पुरस्कार लौटाए जाने तक का समर्थन कर डाला। इस बीच बीजेपी नेताओं ने शाहरुख खान को निशाने पर ले डाला। योगी आदित्यनाथ ने खान की तुलना आतंकी हाफिज सईद से कर डाली। बीजेपी के सीनियर लीडर कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर शाहरुख खान को पाकिस्तान जाने की नसीहत दी और फिर पलट गए। उधर योगा टीचर रामदेव ने भी हाथों हाथ शाहरुख खान पर सवाल दाग दिए। रामदेव ने पद्मश्री अवार्ड लेने के बाद हुई कमाई को वापस देश को लौटाने की सीख जारी की। जाहिर है सवाल आज से नहीं है। मंगलवार को कुछ ऐसा ही सवाल कांग्रेस नेताओं ने किया था, जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ असहिष्णुता के खिलाफ संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला गया। कांग्रेस नेता राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिले और संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल कर असहिष्णुता के माहौल को खत्म करने की अपील की। इस मुलाकात के बाद सियासी बयानबाजी का दौर भी जोरों पर रहा। सोनिया ने असहनशीलता के मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर आरोप लगाए। देश में डर का माहौल फैलाने और असामाजिक तत्वों को हवा देने के पीछे पीएम मोदी और बीजेपी का हाथ बताया। राहुल ने पूछा, कैसे दो बच्चियों को जिंदा जलाकर कोई नेता और एक मंत्री उनकी तुलना कुत्ते से कर सकता है? जाहिर है बीजेपी की तरफ से भी पलटवार देखने को मिले। वेंकैया नायडू ने कांग्रेस को सिख विरोधी दंगों को सही ठहराने वाली कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार के दौरान चुप रहने वाली पार्टी बताया और देश में लागू हुए आपातकाल का सवाल दाग दिया। इससे पहले देश में सांप्रदायिक माहौल के बीच साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाए जाने जैसे मसले भी सुर्खियां बटोर चुके हैं। बीते दिनों फिल्मकार दिवाकर बनर्जी, आनंद पटवर्धन समेत 8 और फिल्मकारों ने भी अपने राष्ट्रीय पुरस्कार लौटाए थे। यकीनन ऐसे हालात में सवाल खड़े होते हैं, तो फिर क्या समझा जाए? क्या मोदी राज में असहिष्णुता का प्रसार हुआ है? क्या सांप्रदायिकता के मसले पर देश में सियासत हो रही है? क्या सहिष्णुता का मसला राजनीतिक दलों की सोच है? क्या बिहार चुनाव के कारण सहिष्णुता का मुद्दा गरमाया हुआ है? क्या कलाकार और साहित्यकारों को सियासी बयानबाजी से दूर रहना चाहिए, या फिर शाहरुख खान के मुसलमान होने के कारण उनका बयान विरोध के तौर पर लिया जा रहा है? और इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज हमारा सवाल, क्या मोदी राज में असहिष्णुता का प्रसार हुआ है? आप अपनी राय हमारे वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले कविया साहब आपका रुख करना चाहूंगा और जवाब आपसे जानना चाहूंगा कि आज जो कुछ देश में बहस छिड़ी है उसके पीछे वजह राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर आए और बता गए बिहार चुनाव है, तो क्या बिहार चुनाव के बाद सारी बहस ठंडी पड़ जाएगी? कविया साहब, राज्यवर्धन सिंह जी ने किस संदर्भ में ये बात कही इसका मुझे अंदाजा नहीं है। उनसे सारे सवाल मीडिया ने किए। शाहरुख खान ने क्या कहा, सुधीर कुलकर्णी पर जो शाही फेंकी गई उसका क्या मसला था, दादरी कांड को लेकर क्यों चल रही है चर्चा और क्यों दलित को लेकर बात हो रही है, क्यों गुलाम अली का कॉन्सर्ट भारत में रद्द हो गया, हर सवाल का जवाब उन्होंने दिया। बिहार चुनाव बड़ी वजह है, बयानबाजी उस पर हो रही है। देखिए, बिहार चुनाव की वजह से तो हम पर चारों तरफ जो पार्टियां हमसे विमत रखती हैं उनकी तरफ से आक्रमण किए ही जा रहे हैं। आज लालू प्रसाद जी बोलें, नीतीश कुमार जी बोलें, चाहे तो
अन्य कोई बोले, हमारे सहयोग समर्थन से 1967 में तो 77 में 1989 में सरकारों में बैठे, बड़े बड़े पदों पर बैठे, कोई हमारे वोट लेने में तो कोई गुरेज नहीं किया। फिर हमको गाली निकालने का जब मौका आता है तब वो एक छोटे से राजनीतिक लाभ के लिए सबसे आगे बढ़कर अपने आप को प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष साबित करने के लिए। एक सवाल, बीजेपी सहिष्णुता की बात करती है तो फिर नरेंद्र मोदी असहिष्णुता के प्रतीक क्यों बनते जा रहे हैं? ऐसा आरोप क्यों लग रहा है उन पर? ऐसा है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तो इन्हें सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव और सेकुलर लोगों की मेहरबानी से नहीं बने। अब से पहले जो सरकारें बनती रही उसी जनता ने वोट देकर जनादेश दिया है नरेंद्र मोदी को इस देश का राज करने के लिए। नरेंद्र मोदी लुक छिप करके प्रधानमंत्री नहीं बने, अपना एजेंडा पहले घोषित किया था कि राष्ट्रवाद के आधार पर हम चलेंगे, छद्म धर्मनिरपेक्षता में हमारा कोई विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक या आज असहिष्णु कहने वाले लोग सोच लें, हमारी पार्टी की स्थापना के बाद सबसे पहला जो हमारा अधिवेशन हुआ वो मोहम्मद करीम छागला नगर में हुआ था, जिनको हम सर आंखों पर लेते हैं, उनको हम हमारा आदरणीय महापुरुष मानते हैं। वो क्या मुसलमान नहीं थे? उनके माता पिता मुसलमान नहीं थे या वो सच्चे मुसलमान नहीं थे? कोई कह सकता है? माई का सुनील जी, क्या कारण था कल का मार्च, किस वजह से हुआ और आज सवाल क्यों बीजेपी पे दागे जा रहे हैं? 4000 बेगुनाह सिखों का, मैं आऊंगा आपके पास, कभी साहब लौट रहा हूं। सुनील जी से मेरा सवाल है फिलहाल। सुनील शर्मा जी, देखिए अश्विनी जी, आपको एक बात समझना पड़ेगा कि इस देश की 5000 साल पुराना एक इतिहास है। एक ऐसा इतिहास है जहाँ सहिष्णुता का इतिहास है, मत मतांतर को एक साथ रख के चलने का इतिहास है। अगर वेदों की बात भी करें तो वो भी नए इति नेति नीति की बात करते हैं। अगर आप बहुत अच्छी तरह और देखें तो एक वेद वाक्य दूसरा है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, कि हर आदमी को अपनी बात कहने का और अपनी बात को रखने का हक है। और जहाँ तक अहिंसा का सवाल है तो मनसा वाचा कर्मणा, हम तीनों स्थिति के अंदर अहिंसा की जो बात करने वाला जो एक पूरी इतनी बड़ी परंपरा, 5000 साल पुरानी परंपरा, आज उस परंपरा को किसकी नजर लग गई है, मुझे तो वास्तव में समझ में नहीं आता। कि अगर कोई भी विमत की अगर बात करते हैं, अगर कोई भी असहमति की बात की जाती है तो आप कहते हैं आप देशद्रोही हैं। अभी मैं ये बात करूं तो हो सकता है इन लोगों के मन में है कि पाकिस्तान भेज दिया जाए इसको। प्रश्न ये है कि उन लोगों को, जिन लोगों को पूरी भारतीयता के बारे में अभी तक समझ ही नहीं है कि भारतीयता है क्या, जब आप मत मतांतर के बारे में, कृष्ण कहते हैं गीता में, जो मुझे भज रहे हैं वो मुझे भज रहे हैं, जो और किसी को भज रहे हैं वो भी मुझे ही भज रहे हैं। तो प्रश्न है इस उदात्त परंपरा को, जो एक ऐसी परंपरा में विवेकानंद को भी उद्धृत करना चाहूंगा जिस बात के लिए शिकागो वो आपने तो जवाब दिया कि बीजेपी क्यों आप पर आरोप लगा रही है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस क्यों पीएम मोदी पर आरोप लगा रही है? क्यों बीजेपी सरकार को या फिर एनडीए सरकार को असहिष्णु माहौल के लिए जिम्मेदार बता रही है? नहीं, देखिए बात एक है कि अभी पिछले दिनों में जो हुआ है, अब आप कल ही की बात सुनिए, सिद्धि रमैया का सर काटने की बात की जाती है कि हम सिद्धि रमैया का सर काट देंगे। कुलबर्गी को जिस ढंग से मारा गया, प्रधानमंत्री उसके ऊपर बोलने को तैयार नहीं। दादरी के अंदर अगर आप बाद में पता भी लग गया कि वो मटन था, वो बीफ नहीं था, इसके बावजूद आप वहां हत्या कर रहे हैं। प्रश्न ये है, अच्छी तरह आप समझ लीजिएगा, एक बहुत बड़े सबके लिए बीजेपी राज जिम्मेदार है, एनडीए सरकार जिम्मेदार है। निसंदेह पिछले दिनों के अंदर, देखिए पिछले दिनों के अंदर जिस दिन से असहिष्णुता आई है, अच्छी तरह आप समझ लीजिएगा 120 करोड़ लोगों का मुल्क है, और जो भी लोग ईमानदारी से राष्ट्रवादी हैं उन्हें इस बात को समझना पड़ेगा। अगर 120 करोड़ लोगों के मुल्क को आपको एक रखना, यकजदा रखना है, उस वहां बहबूदी लानी है, तो आपको उन 120 करोड़ लोगों के दिलों को समझना पड़ेगा। साहब, इसके साथ साथ आरएसएस की विचारधारा को भी सवालों में दागा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी में आरएसएस की विचारधारा के बहुमत के कारण आरएसएस जैसे संगठन को भी सवालों में घेरा जा रहा है। क्या इस दौर में, सहिष्णुता के दौर में, आरएसएस की सक्रियता कहीं पर है या फिर नहीं? ये जो अभी इनटॉलरेंस का जो मुद्दा भी सामने आया है, इसको अनावश्यक रूप से सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। वास्तविक तो कुछ और ही है जी। मोदी जब प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में एक ऐसी सरकार बनी जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी, और उसके कारण कुछ विचारों को लेकर के जब मोदी की सरकार आगे बढ़ी, और जिस तरह से उनका विदेशों में जाकर के उनका प्रभाव बढ़ता गया, और उसके बाद जनवरी में अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा आए, और यहाँ से जाने के बाद उन्होंने एक बयान दिया
कि भारतवर्ष में माइनॉरिटी को लेकर के इंटॉलरेंस है। उसके कुछ दिनों बाद एक और समाचार मैंने पढ़ा, ग्रीन पीस ऑफ इंडिया और फोर्ड फाउंडेशन, दो ऐसे संगठन हैं जो एनजीओ हैं जो विदेशों द्वारा चलते हैं, इनकी रोक टोक हुई, इनकी छानबीन हुई, इनके पैसों को रोका गया। उसी समय से मेरे जैसे व्यक्ति के कई लोगों के समझ में आ गया कुछ न कुछ विदेशी षड्यंत्र इस सरकार के खिलाफ चलने वाला है। तो अभी जो इंटॉलरेंस का जो मुद्दा है जी, अनावश्यक रूप से हिंदू और मुसलमान का किया जा रहा है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भारतवर्ष एक उभरती हुई शक्ति है और यूएनओ में स्थायी सदस्यता नहीं मिले, इसलिए पश्चिमी देशों का सवाल सिर्फ अकेले अखलाक का नहीं था सुरेश उपाध्याय साहब। हिमाचल प्रदेश में भी एक ट्रक के दौरान ट्रक चालक को इसीलिए पीट कर मार दिया गया और इस तरह का जो माहौल पैदा हो रहा है उसके पीछे मेरी पूरी बात सुन लीजिए। जी, संघ और बीजेपी दोनों का हाथ बताया जा रहा है। मेरी पूरी बात सुन लीजिए। तो एक विदेशी षड्यंत्र के तहत इंटॉलरेंस, समझ गया आपकी बात, आप जिस बात का मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ ना। अब उसको एग्जीक्यूशन करना है तो एग्जीक्यूशन करने के लिए हाथ चाहिए, और भारतवर्ष में हाथ हर व्यक्ति को मिलते हैं। अभी मैं बैठा हूं यहाँ पर, एक गोधरा कांड हुआ। मैं गोधरा कांड का जब घटना मुझे मिली उसी दिन रात को, तो मैंने प्रत्यक्ष खाका खींच के बता दिया कांड इस तरह से किया जा सकता है, और ये करवाने वाले इतने योग्य, इतने योजनाकार होते हैं कि जो भी हाथ काम ये करते हैं उनको पता ही नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। तो विदेशी षड्यंत्र के तहत जो किया जा रहा है, 1004 लोगों को अभी तक साहित्य पुरस्कार मिला है। जी, मेरी बात सुन लीजिए आप। 1004 लोगों को पुरस्कार मिला है, 28 लोगों ने वापस किया, जिसमें लेखक हैं 25, 3 अन्य लोग हैं। उन 25 में से 8 लोगों ने लिख करके दिया, 3 लोगों ने पैसे वापस किए। राजीव गुप्ता साहब, मेरा सवाल आपसे भी है कि क्या समाज विदेशी ताकत के पीछे, विदेशी साजिश के पीछे बेसब्र हो चला है? असल में जब आपको कोई उत्तर नहीं सूझता है तो आप विदेशी षड्यंत्र और विदेशी ताकतों की बात करना शुरू कर देते हैं। जी, सवाल यह है कि हम दो चीजों को मैं डिफाइन कर दूं कि सेक्युलरिज्म क्या है और डेमोक्रेसी क्या है। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है टू कीप रिलीजन आउट ऑफ पॉलिटिक्स, कि आप धर्म को राजनीति से बाहर रखिए, और लोकतंत्र का धर्म पर ही सियासत हो रही है। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, और लोकतंत्र का माने होता है राजनीति को धर्म से बाहर रखिए। जी, भाजपा और आरएसएस की समस्या यह है कि वो धर्म को राजनीति से इतर नहीं देख सकते। अभी सुनील जी बात कर रहे थे कि देश के अंदर टॉलरेंस और सहिष्णुता एक सवाल है, मेरा एक सवाल है यहाँ पर, क्या ये बीजेपी की समस्या है, कांग्रेस की समस्या है, या भारतीय राजनीति की समस्या है? ये भारतीय राजनीति की समस्या है। वे लोग जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के माध्यम से इस देश के अंदर सामाजिक विभाजन करना चाहते हैं, वह धीरे धीरे इस देश को टुकड़ों में बांटने की साजिश रच रहे हैं, ताकि बाजार की ताकत। और क्या इसके पीछे विदेशी साजिश है? नहीं, कोई ताकत नहीं, विदेशी ताकत नहीं है, इसके पीछे कोई विदेशी ताकत नहीं है। इसके पीछे वे लोग हैं जो इस देश के अंदर सिर्फ हिंदू इंडिया को एक अस्तित्व में आते हुए देखना चाहते हैं। चलिए, मेरे पास ब्रेक का कॉल है, ब्रेक के बाद जब लौटूंगा इसी दौर को आगे बढ़ाऊंगा और समझना चाहेंगे समाज अगर बेसब्र है तो उसके पीछे किसी की सियासत है, किसी की सरकार है, या फिर किसी की साजिश है। चर्चा का दौर जारी रहेगा, सहिष्णुता पर सियासत आखिर क्यों? ब्रेक के बाद